नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा के इनामी वेणुगोपाल राव ने समर्पण किया और ऐसा पहली बार हुआ है कि नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर ने सरेंडर किया है। इसके अलावा नक्सलियों के किसी केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता पद पर रहे व्यक्ति ने सरेंडर किया है और यह सरेंडर हुआ है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में। वही गढ़चिरौली डिवीजन जिसने पूरी तरीके से सोनू के पत्र का समर्थन कर दिया था और कहा था कि हां, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी संजय ठाकुर, जो आज ये कितना बड़ा सरेंडर है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा नक्सल संगठन पर और कितनी बड़ी सफलता के तौर पर सामने आएगी, इन सारे सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मैं सूर्यांश गौरव और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। संजय भैया, आज सोनू ने समर्पण कर दिया है। वही सोनू जो लगातार पत्र लिख रहा था और कह रहा था कि नक्सल संगठन पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। साथ ही अपने जो शीर्ष स्तर के नेता थे उन पे ये आरोप भी लगा रहा था कि समय के साथ हमने बदलाव नहीं किए। साथ ही जनता से माफी भी मांग रहा था और सोनू के पत्र के बाद एक कई कमेटियों ने समर्थन किया था सीज फायर का, तेलंगाना स्टेट कमेटी को छोड़ के। और जो सबसे बड़ी चीज हमारी आपकी चर्चा में भी हो रही थी और लगातार एक हाइप बना हुआ था, वो था 15 तारीख की डेडलाइन का, क्योंकि पहली बार नक्सलियों ने 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी और कहा था कि 15 तारीख से पहले हम सारे गैर कानूनी जितने भी गैर कानूनी काम है वो मार्च क्षेत्र में बंद कर देंगे, यानी कि किसी भी तरीके का हिंसा नहीं करेंगे। और इसी 15 तारीख की डेडलाइन का हम सब इंतजार कर रहे थे और इसी बीच जो है सोनू ने सरेंडर कर दिया, वो भी 60 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया। भैया, कितनी बड़ी सफलता है, सबसे पहले से यही बताइएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज जिस नक्सली ने सरेंडर किया है वेणुगोपाल राव, जिसका नाम है मल्लो वेणुगोपाल राव, जिसे हम सोनू दादा के नाम से जानते थे बस्तर के इलाके में। इसके अलावा अगर आप जब तेलंगाना के इलाके में जाएंगे तो इसे अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका सबसे जो महत्वपूर्ण और फेमस नाम था वो था अभय, क्योंकि ये नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता था और वहाँ प्रवक्ता का ऑफिशियल नाम जो है वो अभय होता है। ऐसे में वेणुगोपाल राव कौन था ये समझना जरूरी है। नक्सल संगठन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, मेरे पास पुलिस का बनाया हुआ नक्सल संगठन का एक स्ट्रक्चर है। ये मोबाइल पर अगर आप जूम करके दिखा पाओ, लैपटॉप है नहीं मेरे पास, इसलिए ये देखिए, ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठनात्मक ढांचा राजनीतिक। अब आप ये समझिए, ये सेंट्रल कमेटी के बाद येलो कलर में आपको दिखेगा पोलित ब्यूरो और इधर दिखेगा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। यानी कि पोलित ब्यूरो जो है वो नक्सलियों का वो विंग, वो पद जो राजनीतिक फैसले करता है, यानी कि नक्सल संगठन किस ओर आगे बढ़ेगा, नक्सल संगठन की दशा और दिशा क्या होगी, ये तय करने का काम होता है पोलित ब्यूरो का। फिलहाल वर्तमान में नक्सलियों के 6 पोलित ब्यूरो सदस्य थे। 6 सदस्यों में से सबसे पहले इस साल 21 मई 2025 को मारा गया नंबला केशव राव, यानी कि बसव राजू, जो देश का सबसे बड़ा नक्सली था, नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का महासचिव भी था। ऐसे में इसके बाद बच जाते हैं 5 पोलित ब्यूरो मेंबर। मैं उनकी लिस्ट भी दिखा देता हूं। सबसे ऊपर आपको नाम नजर आएगा गणपति का। गणपति जो कि नंबला किशोर राव से पहले नक्सलियों का महासचिव था। इसके नीचे आपको नाम नजर आएगा मिसिर बेसरा का और उसके बाद आपको नाम नजर आएगा मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू का। यानी कि आज अगर आप देखें तो नक्सल संगठन में ये, इसका कद देखा जाए तो देश का तीसरा सबसे बड़ा ये नक्सली था जिसने आज पुलिस के सामने समर्पण किया है। अगर इतिहास की बात की जाए तो शायद ये ऐसा पहला नक्सली है जो पोलित ब्यूरो सदस्य था और जिसने समर्पण किया है। इससे पहले प्रशांत बोस जो कि पोलित ब्यूरो सदस्य था, उसे झारखंड में 2023 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो अब ये समर्पण इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि इसी वेणुगोपाल राव ने, इसी अभय ने केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता होते हुए 16 तारीख को एक लेटर लिखा। ये लेटर सबसे पहले विस्तार न्यूज़ ने दिखाया। उस लेटर में उन्होंने पहली बार लिखा वेणुगोपाल राव ने कि हम नक्सल संगठन जो है, जो 50 साल से खून खराबा करते आ रहा था, इसे अब बंद करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अब ये खून खराबा बंद हो, हम अपने हथियार डालना चाहते हैं। इसके बाद एक के बाद एक सूर्यांश साहब ने बताया कि लगातार पहले गढ़चिरौली डिवीज़न का, उसके बाद उत्तर बस्तर डिवीज़न का, इसके बाद मार डिवीज़न का और उसके बाद तेलंगाना के सिंगरेनी इलाके में नक्सलियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। ऐसा माना जा रहा था कि वेणुगोपाल राव के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है हथियार डालने के अलावा, क्योंकि जब उसने पहली बार इस तरह का लेटर लिखा कि अब हम खून खराबा बंद करना चाहते हैं, तो नक्सलियों के तेलंगाना कमेटी ने एक लेटर जारी किया। उसने लिखा कि ये सोनू दादा के निजी विचार हैं और अगर सोनू दादा हमारे हथियार लेके, यानी संगठन के हथियार लेके पुलिस के पास जाते हैं तो हम अपने पीएलजीए के लड़ाकों को सोनू दादा के पीछे छोड़ेंगे। और यही वजह है कि संजय भैया, यही संजय भैया,
यही जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि जो लेटर आया था तेलंगाना स्टेट कमेटी का, जिसमें कहा गया था कि अगर अपना हथियार सोनू संगठन को नहीं सौंपता है और संगठन के हिसाब से संगठन के आगे घुटने नहीं टेकता है तो उसके पीछे हम पीएलजीए के लड़ाके भेजेंगे, जो कि नक्सलियों के सबसे खतरनाक लड़ाके हैं। तो क्या इसी का सबसे बड़ा असर रहा है जो 15 तारीख की डेडलाइन है और इतना बड़ा समर्पण देखने को मिला है? नहीं, देखिए, अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अगर वो लेटर सूर्यांश, हम जब अभी जब एडिटिंग होगी तो हम उस लेटर को दिखा देंगे। उसमें वेणुगोपाल राव ने उस लेटर को पुख्ता करने के लिए, ये बताने के लिए कि लेटर मैंने ही लिखा है, उसने अपनी लेटेस्ट तस्वीर जो है उस लेटर में लगा दी थी। ऐसे में उसकी पहचान जो है, क्योंकि लगभग इसकी जो आखिरी तस्वीर है वो 30 से 35 साल पुरानी थी। एक तस्वीर आई जो टोपी पहने हुई थी, वो तस्वीर लगभग 25 साल पुरानी थी। ऐसे में उसने अपनी एकदम ताज़ी तस्वीर लगाई ताकि ये विश्वास हो पाए कि वो इस शांति वार्ता के प्रस्ताव को लेकर बहुत सीरियस है और नक्सल संगठन के जो बाकी लोग हैं वो इस लेटर का विश्वास कर पाएँ। तो उसने पुलिस के सामने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। दूसरी बात, नक्सल संगठन के जो बाकी लड़ाके हैं जो लड़ना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा कि तुम संशोधनवादी हो। नक्सली इस तरह के शब्द का उपयोग करते हैं। जो भी नक्सल विचारधारा की इतर बात करेगा उसे नक्सली संशोधनवादी कहते हैं। तो उसने ये कहा कि तुम तो जो है नक्सल संगठन को धोखा दे रहे हो, तुम्हारे पीछे हम पीएलजे के लड़ाकों को छोड़ेंगे अगर तुम हमारे हथियार वापस नहीं करते हो। जिसके बाद उसके वेणुगोपाल राव के पास ना तो ये रास्ता बचा था कि वो जंगलों में रह पाए और ना ये रास्ता बचा था कि वो नक्सलियों के साथ जा पाए। ऐसे में पुलिस और नक्सली दोनों के सामने कभी भी वो मारा जाता। उसके पास इकलौता रास्ता था कि वो समर्पण करे। गढ़चिरौली क्यों चुना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में मेरी कई पुलिस के अधिकारियों से बात हुई। हाँ, आप एक बार सवाल पूछ लो। यही सवाल मेरे भी दिमाग में आ रहा था, यही सवाल आ रहा था, क्योंकि जितने भी बड़े कैडर के हम और आप जो लगातार चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा यही थी कि बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो तेलंगाना में समर्पण कर रहे हैं। लेकिन ये इसने न ही छत्तीसगढ़ चुना और न ही तेलंगाना चुना, इसने सीधा गढ़चिरौली में सरेंडर किया। इसके पीछे की क्या पूरी वजह है, क्या पटकथा हो सकती है, बिहाइंड द सीन्स क्या थ्योरी तैयार की गई होगी भैया, ये बहुत विस्तार से आप बताइए। बिल्कुल, मैं ये बता देता हूँ क्योंकि मेरी इस बारे में कुछ पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई। मेरी इस बारे में सूर्यांश कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो नक्सल संगठन को बहुत करीब से समझते हैं। उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि फिलहाल इसकी लोकेशन जो है, इसने जो भी लेटर जारी किए, ये माड़ इलाके में बैठकर, यानी गढ़चिरौली की बिल्कुल सटा हुआ जो माड़ का इलाका है, वहाँ बैठकर, इसके पास जो एक सुरक्षित इलाका था वहाँ बैठकर ये लेटर जारी कर रहा था और लगातार इस तरह की बातें कर रहा था कि हम शांति वार्ता चाहते हैं। ऐसे में जो नक्सलियों के, अगर आपको वापस तेलंगाना जाना है, क्योंकि तेलंगाना का ही रहने वाला है, ये भी करीमनगर जिले का ही रहने वाला था, अब वो जिला अलग होकर पेदापल्ली बन चुका है, तो ये भी उसी करीमनगर वाले केकेडब्ल्यू वाला जो जोन है उसी की भी पैदाइश है। लेकिन अगर इसे वापस तेलंगाना जाना होता, जहां इसकी 13 सितंबर को, देखिए इस डेट को याद रखिए, आज कितनी तारीख है सूर्यांश? 14 अक्टूबर। 14 तारीख भैया, 14 अक्टूबर है। ठीक एक महीने पहले 13 सितंबर को इसकी भाभी ने, यानी इसके बड़े भाई किशन जी की पत्नी सुजाता ने तेलंगाना में जाकर समर्पण किया था। इसी साल की 1 जनवरी को इसकी पत्नी तारक्का ने महाराष्ट्र पुलिस के सामने ही समर्पण किया था। वो भी नक्सल संगठन में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नक्सली थी और उसके समर्पण के लिए खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है वो आए थे गढ़चिरौली तक। ऐसे में अब अगर वेणुगोपाल राव को अपने वापस गृहनगर जाना था, तेलंगाना जाना था, तो उसे कहाँ होकर जाना पड़ता? उसे जाना पड़ता उसी दक्षिण बस्तर डिवीजन के इलाके से होकर, जहाँ नक्सलियों ने इसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। ये कहा है कि तुमको मार के हम हथियार वापस ले लेंगे। ऐसे में उसके पास वो रास्ता बंद हो गया था। ऐसे में उसके पास इकलौता रास्ता बचता था, या तो वो वापस आता छत्तीसगढ़ की ओर या जाता महाराष्ट्र की ओर। तो इसने महाराष्ट्र को चुना, गढ़चिरौली, क्योंकि उसके बहुत करीब था, वो उसी इलाके में सक्रिय था। यही वजह है कि वो गढ़चिरौली जाता है समर्पण करने के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है सूर्यांश कि उसके साथ जो 60 और नक्सलियों ने समर्पण किया। इस वक्त हम लगभग 12:30 बजे इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 बजे लगभग जो है पुलिस इस मामले की पीसी कर सकती है, बता सकती है कि वेणुगोपाल राव के साथ और कौन कौन से नक्सलियों ने समर्पण किया है, और इसके साथ बहुत सारे खुलासे वो करेगी। ऐसे में वो जो नक्सली होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ऐसा हो सकता है सूर्यांश कि ये नक्सल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा समर्पण हो जाए, क्योंकि वेणुगोपाल राव, जिसपे सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 1 करोड़ का इनाम था, तेलंगाना की बात करें तो वहाँ शायद उसके ऊपर 60 लाख या 1 करोड़ का इनाम है, महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ का इनाम है। ऐसे में उसके ऊपर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का इनाम था। देश का सबसे बड़ा नक्सली है और उसके समर्थन में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में दूसरे नक्सली आए थे, ऐसे में हो सकता है कि इसके साथ जो और 60 नक्सली हैं वो बहुत बड़े कैडर्स के हों, और जब इनकी मिला जुला कर राशि जोड़ी जाए तो वो 10 करोड़ से पार हो जाए और ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा समर्पण हो जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि नक्सल संगठन को जो नुकसान हुआ है
बीते 19 महीनों में, और आज जो नुकसान हुआ है इससे अब नक्सल संगठन उबर नहीं सकता है। जो नक्सली ये कह रहे हैं कि हम अब लड़ना चाहते हैं, उनके पास अब बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं बचे हैं, वो संगठन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। और जो बात हम लगातार कुछ दिनों से कर रहे हैं कि सबकी नज़र अब साउथ बस्तर डिवीज़न पे है। साउथ बस्तर डिवीज़न यानी कि नक्सलियों के बीजापुर और सुकमा वाला इलाका, जहां फिलहाल हिड़मा देवा सहित नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 है। जी भैया। अब पूरा जो पासा है वो उनके पूरी गेंद जो है उनके पासे में है, पाले में है। अब वो तय करेंगे कि आगे इस नक्सल संगठन का क्या होने वाला है। अगर नक्सली लड़ना चाहते हैं तो नक्सलियों की लड़ने वाली जो कमेटी है, नक्सलियों की आर्म्ड फोर्स जो है वो फिलहाल उस इलाके में है, लेकिन इनकी जो वैचारिक फोर्स जो थी, जो इनकी बौद्धिक वर्ग था, वो तो लगभग अब पूरी तरह से बिखर गया है। सूर्यांश। संजय भैया, जो अभी आप 60 नक्सलियों की बात कर रहे थे, आपने बहुत जरूरी बात बताया कि सिर्फ सोनू का ही समर्पण जरूरी नहीं है। ये जो 60 नक्सली हैं, इनमें कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि क्योंकि सोनू का समर्थन किया था उत्तर बस्तर डिवीजन ने, मार डिवीजन ने, गढ़चिरौली डिवीजन ने, उसके अलावा तेलंगाना के भी एक डिवीजन ने समर्थन किया था सोनू का। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बाकी जो 60 नक्सली हैं, क्या इनमें उत्तर बस्तर, मार डिवीजन, गढ़चिरौली डिवीजन, इनके बहुत बड़े बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं सोनू के साथ भैया? बिल्कुल, देखिए गढ़चिरौली की सबसे बड़ी नक्सली ने यानी कि सोनू की पत्नी ने इसी साल की शुरुआत में समर्पण किया था। इसके बाद ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि गढ़चिरौली डिवीजनल कमेटी ने भी कहा कि हम सोनू की इस वार्ता का समर्थन करते हैं, शांति वार्ता के प्रस्ताव का, और हम भी चाहते हैं कि खून खराबा बंद हो। ऐसे में माना जा रहा है कि गढ़चिरौली के जो सारे महत्वपूर्ण नक्सली हैं वो सोनू के साथ हैं, क्योंकि सोनू का कार्यक्षेत्र भी वो रहा है। देखिए इसका फर्क बहुत पड़ता है, आप जिस इलाके में काम करते हैं उस इलाके में आपका प्रभाव होता है। देवजी जो फिलहाल नक्सल संगठन का, जिसे महासचिव बनाने की बात की जा रही है, जो नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख है, वो अधिकांश समय उसने दक्षिण बस्तर के इलाके में बिताया है। ऐसे में वहाँ की नक्सली जो है वो देवजी से प्रभावित हैं। यही वजह है कि वहाँ नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 भी है, वहाँ सबसे अधिक आर्म कैडर है। लेकिन सोनू जैसे नक्सली जो है, नंबला केशवराव जैसे नक्सली जो हैं, उन लोगों ने अपना अधिकांश समय जो है वो अभुजमाड़ और गढ़चिरौली के इलाके में बिताया है। यही वजह है कि यहाँ इनकी आइडियोलॉजिकल फैक्ट्री जो है वो चलती थी। यहाँ से इनके पर्चे निकलते थे, यहीं बैठकर ये अपनी पुस्तकें निकालते थे, यहीं बैठकर अपनी मैगजीन्स निकालते थे। सारे पर्चे जो है वो इसी इलाके से जारी होते थे। ऐसे में जो गढ़चिरौली और माड़ इलाके की नक्सली जो है, उनका इन्फ्लुएंस जो है, सोनू का इन्फ्लुएंस उन पे ज़्यादा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस समर्पण में माड़ इलाके के और गढ़चिरौली इलाके के कई बड़े नक्सली हो सकते हैं। फिलहाल कुछ देर इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है सूर्यांश इस बातचीत को यहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमें 2 बजे के बाद एक बार फिर से इस पे विस्तार से वीडियो करना होगा। और मुझे लगता है कि आज दिन भर हमें इस पूरे मसले पे 3 से 4 बार वीडियो करना होगा, क्योंकि वेणुगोपाल राव की जो कहानी है वो अपने आप में ऐसी है, उसके परिवार की कहानी जो है, जिसे जनता तक पहुंचाना जरूरी है। एक ऐसा युवा जिसके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, एक ऐसा लड़का जिसका भाई देश का सबसे बड़ा नक्सली बनता है, एक ऐसा लड़का जिसके परिवार के सारे लोग देश के सबसे बड़े नक्सली बनते हैं। अगर वो आज अपने उम्र के 70 साल के पड़ाव में जाकर वापिस मुख्यधारा में जुड़ता है, ऐसे में वो इतनी सारी कहानियां अपने पीछे छोड़ के जाएगा, जिसे बारी बारी से बताना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सूर्यांश इस बातचीत को ही खत्म करते हैं। अगली बातचीत के लिए हम जो है जल्दी जुड़ेंगे, क्योंकि कुछ देर में पुलिस द्वारा इस समर्पण शो किया आपको एक अपडेट दे दूं भैया आपको अपडेट दूं। भी मेरे पास जानकारी आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचने वाले हैं गढ़चिरौली, और हो सकता है उनके सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोनू जो है कि अपने हथियार डाल दे भैया। तो बहुत जरूरी चर्चा आपने की है, और अब जो अपडेट आएगा उस पर भी तुरंत हम एक वीडियो करेंगे। फिलहाल अभी जितनी भी इसकी बारीकियां थे वो सब आपने बता दी कि क्यों इसने गढ़चिरौली में सरेंडर किया है, और इसके सरेंडर से किस तरीके से नक्सलियों की आइडियोलॉजिकल जो लड़ाई थी उसको कितना बड़ा झटका लगेगा। तो इन सब के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही पीसी शुरू होती है तो एक और वीडियो करेंगे, और जो जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो जनता तक पहुंचाएंगे।